नमस्कार दोस्तों, उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ग्रामीण समुदाय योजना एवं कृषि से संबंधित इससे पहले हमने जो 3 वीडियो अपलोड किए हैं उस वीडियो को आप जरूर देखिए। हिंदी की वीडियोस देखिए, मैथ्स की वीडियोस देखिए। आपके आने वाले एग्जाम से लेखपाल के लिए 2022 जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और आज जानते हैं नए टॉपिक के बारे में। और इससे पहले जो लोग उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकॉन को दबाएं और टाइम टू टाइम जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उन फ्रेंड्स को मिल सके जो लेखपाल की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आइए चलते हैं हम। देखिए, आज की जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के बारे में जानकारी है। राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभाग होते हैं। एक होता है राजस्व परिषद, आपका होता है चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यापित और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ठीक है, ये सभी जो होते हैं इनका विभाग जो है आपके लखनऊ में स्थित है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद यानी रेवेन्यू बोर्ड है। और राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष जो है आपका 1831 में इलाहाबाद में हुई थी। राजस्व परिषद के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है। और राजस्व परिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति करता है राज्य सरकार करता है। राजस्व परिषद के कार्यों को हम सामान्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रशासनिक में और एक न्यायिक में। तो दोस्तों, जो मालगुजारी होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मालगुजारी क्या होता है? मालगुजारी वो होता है एक टैक्स होता है जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है, और यह कर हम सरकार को इसलिए देते हैं कि वह सब भूमि का अधिपति होता है। और जमींदारी जो होता है, जमींदारी जो भूमि के जोतदारों से वसूल करते थे उसको हम लगान कहते थे। ठीक है, तो मालगुजारी जो होता है तो देकर 2 भागों में बटा था, एक लगान और मजदूरी। आइए आगे जानते हैं प्रशासनिक और न्याय के बारे में। यहाँ पे हमने देखा था ना कि राजस्व परिषद के कार्य को हम समान रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रशासनिक में और एक न्यायिक में। तो प्रशासनिक और न्यायिक में देखिए क्या क्या अंतर होते हैं। जब बंदोबस्त भू अभिलेखों का रख रखाव, मालगुजारी और देय की वसूली भूमि अर्जन होता है। और न्यायिक में क्या होता है? अपीलीय निगरानी और पुनराविलोकन। राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिला अधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व परिषद आते हैं। मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं। आगे देखिए, राजस्व परिषद का जो जिला स्तर पर सोपानिक संगठन के बारे में हम अगर बात करें तो जिलाधिकारी के अंतर्गत में देखिए पहले जिलाधिकारी आएगा, फिर आएगा अपर जिला अधिकारी जिसका एडीएम कहते हैं, फिर आएंगे आपके उप जिला अधिकारी एसडीएम, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक या कानून को जिसको हम बोलते हैं लेखपाल, और इसके बाद आते हैं अमीन। राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं होती है। यह कार्य जिलाधिकारी, अपर जिला अधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 और 48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, प्रशासनिक शाखा को लखनऊ में और न्यायिक शाखा को इलाहाबाद प्रयाग में बनाया गया था। तो दोस्तों, अगर इस एग्जाम के में अगर हम देखें तो ये पूछ सकता है प्रशासनिक शाखा को कहाँ पर स्थापित किया गया था और न्यायिक शाखा को कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लखनऊ, और हमारा हो जाएगा इलाहाबाद। तो वर्तमान में राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, राजस्व परिषद के
राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश यानी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व से अंतर्ग्रस्त राजस्व वादों का विस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, राजस्व परिषद के कार्यों की हम बात करेंगे। ठीक है, राजस्व परिषद के कार्यों की हम बात करें तो भूलेखों का रख रखाव करना, कृषि से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना, आंकड़ों की गणना एवं प्रकाशन, कृषि एवं पशुपालन, बाढ़, सूखा, कमी, आपदा के समय सरकार के अंग के रूप में विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को पहुंचाना, भूमि संरक्षण, भूमिहीन को पहुंचाना। आगे देखिए, तहसीलदार शब्द की अगर बात करें, तहसीलदार शब्द की कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो तहसीलदार शब्द मुगल काल का शब्द है जो अरबी भाषा से व्युत्पन्न है। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ होता था राजस्व सृजन या संग्रह, और दार का अर्थ होता था पद का धारक। ठीक है, तो दोनों को जब संयुक्त अर्थ को हम निकालेंगे तो क्या होता था? कर संग्राहक। क्या होता था? कर संग्राहक। तहसीलदार भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है और कानूनगो या राजस्व जो निरीक्षक होता है, खसरा और खतौनी का निरीक्षक भूलेख निरीक्षक होता है। ठीक है, लेखपाल या पटवारी, पटवारी शब्द हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो लेखपाल के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, यानी निगरानी में देखता है। लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली भूमि के खसरा और खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है। तो इनके ये कार्य होते हैं। आगे देखिए, पटवारी जो शब्द था शेरशाह सूरी ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? पटवारी शब्द तो शेरशाह सूरी ने दिया था। चौधरी चरण सिंह की जब सरकार ने जब आई है तो पटवारी की जगह पे लेखपाल कर दिया। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसने इसकी पटवारी शब्द की किसने शुरुआत की थी? तो शेरशाह सूरी ने। और अगर ये पूछे कि पटवारी शब्द जो था किसने हटाया, तो चौधरी चरण सिंह, और उसकी जगह पे लेखपाल किया गया था। अमीन का क्या कार्य होता है? तो अमीन जो होते हैं का कार्य होता है जमीन का नक्शा तैयार कराना होता है। ठीक है, तहसील स्तर पर भू राजस्व का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो तहसीलदार होता है। भू राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी कौन होता है? तो अमीन होता है। तो याद रखिएगा, भू राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी अमीन होता है। तहसील दो होते हैं, एक प्रशासनिक तहसीलदार और दूसरा होता है न्यायिक तहसीलदार। पर यहाँ एक ही व्यक्ति होता है, वही दोनों पदों पर कार्य करता है। जब न्यायिक तहसीलदार की आवश्यकता हो तो वही कार्य करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रशासन दोनों पदों को एक ही व्यक्ति देखता है, दोनों पदों पर जो कार्य करता है। देखिए, प्रमाण पत्रों का निर्गमन जो होता है राजस्व विभाग करता है। निवास प्रमाण पत्र आपका, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान में। जिला स्तर पर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिला अधिकारी होता है जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्टर होता है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश चकबंदी की बात हम करने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश चकबंदी 1954 में चकबंदी की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले के कैराना से और सुल्तानपुर जिला मुसाफिर खाना से हुई थी। चकबंदी विभाग का जो प्रमुख चकबंदी आयुक्त होता है। जिला स्तर पर चकबंदी का प्रमुख जिला उप संचालक चकबंदी होता है। उत्तर प्रदेश में भूमि चकबंदी अधिनियम 1953 है और छोटे छोटे जोतों को बड़े बड़े जोतों में परिवर्तित करना चकबंदी कहलाता है। अब आपको ये
मन में प्रश्न आया होगा कि जोत क्या होता है। तो जोत का अर्थ होता है भूमि के ऐसे भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हो। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 1901 धारा 23 स्थानांतरण जो होता है परगना अधिकारी के अंतर्गत होता है। अब बात करते हैं चकबंदी, लेखपाल और लेखपाल में अंतर क्या होता है। डिफरेंस हमें जानना बहुत आवश्यक होता है कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसको हमें अच्छे से जानना चाहिए कि चकबंदी लेखपाल और लेखपाल में क्या अंतर होता है। तो चकबंदी लेखपाल यह होता है, यह केवल चकबंदी के कार्य करेगा और चकबंदी आयुक्त तो आता है। लेखपाल जो होता है यह डीएम या तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक है, चकबंदी लेखपाल जो होता है किसान की बिखरी हुई जोतों को इकट्ठा करके उसकी जोत का आकार बड़ा करना, और इससे जो क्या होता है फायदा सुविधा होती है, इससे कृषि में सुविधा होगी तो पैदावार अच्छी होगी। आगे देखिए, खेती जमीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते। इससे पहले जो वीडियो था हमने उसमें चर्चाएं की थी, तो आज उसके बारे में हम देखिए क्या क्या, फिर से हम एक बार पॉइंट्स को देखते हैं। नक्शा, खसरा, सीमा द्योतक चिन्हों की सूची, खतौनी, दिनचर्या बही, खेवट, दाखिल खारिज, कृषि वर्ष और किसान बही। आगे आए जानते हैं नक्शा क्या है। मैप, प्रत्येक गांव की जो एक नक्शा होता है और इस नक्शे पे गांव की चौहद्दी दर्ज होती है। नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए अपने हलके यानी जो लेखपाल होते हैं अपने हलके के प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करता है, देखता है जाकर कि क्या यहाँ पास मतलब समस्याएं क्या कुछ हुआ है। तो लेखपाल द्वारा जो है कि दौरे को राजस्व की भाषा में क्या कहते हैं, तो पड़ताल कहते हैं। क्या कहते हैं, पड़ताल कहते हैं। और ये प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं, 10 अगस्त से प्रारंभ की जाती है। और दूसरा होता है दूसरे पड़ताल की रबी पड़ताल कहते हैं जो 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। तीसरी पड़ताल को हम जायद पड़ताल कहते हैं जो 1 मई से प्रारंभ होती है। खसरा, खसरा क्या है, तो खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड्स ऑफ राइट नहीं है, लेकिन अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। कंप्यूटरी खसरे में 21 की बजाय 46 कॉलम होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कंप्यूटरी खसरे में 21 की बजाय 46 कॉलम होते हैं। खसरा और आपका खतौनी में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। खसरा जो होता है जमीन का बड़ा हिस्सा होता है, इसमें फसलों का विवरण होता है, हर वर्ष नवीनीकृत किया जाता है, यानी इसको हर वर्ष फिर से अपडेट किया जाता है। कंप्यूटर के खसरे में क्या होता है 21 की बजाय 46 कॉलम होती है, हमने जो ऊपर चर्चाएं की हैं। और खतौनी की बात करें, 1 मिनट, खतौनी की बात करें तो खतौनी जो होता है जमीन का एक टुकड़ा होता है, इसमें ऑनरशिप यानी जो भूस्वामित्व का विवरण होता है, और ये हर वर्ष 6 वर्ष पे नवीनीकृत किया जाता है। इसका अपडेट जो है हर 6 वर्ष पे किया जाता है और इसमें 14 कॉलम होते हैं। सीमा द्योतक चिन्हों की सूची, लिस्ट ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे की बात करें मार्क्स की, ये देखिए, तो इसमें किसी स्थान पर मतलब जिस स्थान पर गांव, किस स्थान पर गांव है, सड़क है, नाला है, नहर है, तालाब है, मंदिर, स्कूल है, यह पता चलता है। ठीक है, और किसी भी विवादग्रस्त भूमि के निपटान में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं दिनचर्या बही डायरी की। इसमें क्या होता है, इसमें लेखपाल अपने दिन प्रतिदिन के हल्का, ग्राम पंचायत या जो उसे क्षेत्र प्राप्त मतलब दिया जाता है, प्राप्त होता है, उसके अनुसार किए गए कार्यों का क्या करता है, वो उल्लेख करता है दिनचर्या बही में। आगे देखते हैं खेवट। तो देखिए खेवट क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। खेवट उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के पूर्व प्रत्येक गांव के लिए क्या 2 अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड्स ऑफ राइट होते थे। ठीक है, पहला क्या होता था, पहला होता था खेवट और दूसरा होता था खतौनी। तो खेवट क्या होता था इसके बारे में हम जानेंगे। तो खेवट जमींदारी से संबंधित रजिस्टर होता था, जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे बंद कर दिया गया है।
ठीक है। अब खतौनी की बारे में जानेंगे तो खतौनी में कौन जोतदार किस आधार से भूमि को धारण कर रहा है इसका वर्णन होता है और यह अभी भी रखी जाती है। अब दाखिल खारिज की बात करते हैं। दाखिल खारिज क्या होता है? दाखिल खारिज आपका होता है एक वार्षिक रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर होता है। खतौनी में जोतदार के नाम परिवर्तन या जब कभी भी भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर। कृषि वर्ष जो आपका था, कृषि वर्ष को फसली वर्ष कहते हैं और ये क्या कब से प्रारंभ होता है? तो परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है। तो यह 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक, 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक समाप्त होता है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किसान बही। किसान बही की हम बात करेंगे। किसान बही क्या होता है? यह एक किसान के पास रहने वाला रिकॉर्ड है जो 10 रुपए देकर हम उपलब्ध करा मतलब लेकर उनसे उपलब्ध कराया जाता है, लेखपाल उपलब्ध कराता है। इसमें क्या होता है? उसके किसान के खेत की जमीन के बारे में ब्यौरा होता है जो लेखपाल के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। अब बात करते हैं तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार के जिले के प्रत्येक तहसील में होता है। तो कब कब होता है? तहसील दिवस का जो आयोजन होता है माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को होता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है? इसमें जन सामान्य जो होते हैं, जन सामान्य सरकार से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर समस्त तहसील स्तरीय जो अधिकारियों से मिल सकते हैं। और आगे हम जानेंगे क्या होता है। जोतदार की मृत्यु पर उसकी भौमिक संपदा धारा 171 से 175 में वर्णित उत्तराधिकारियों को जाती है, ना कि उसके व्यक्तिगत विधि के उत्तराधिकारियों को। तो ये थी आज की वीडियो आप सभी के लिए। आप सभी को कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने उज्जवल भविष्य के लिए उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।